दिल्ली की संसद में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राहुल गांधी की माफी और अडानी के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच संसद की कार्रवाई को लगातार ठप करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर देश की संसद कब तक ठप रहेगी? आखिर जनता के पैसों को इस तरह से हंगामे के भेंट चढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी माफी मांगने का सवाल नहीं है, मांगनी ही होगी। मोदी अडानी घोटाला बुद्धि पर ही तरस आता है। जेपीसी आती तो चिट्ठा पिट्ठा खुल जाता। नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। देश की सियासत दो लफ्जों के बीच सिमट कर रह गई है। संसद में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंजते हैं, संसद से बाहर जेपीसी जांच की मांग वाले नारे सुनाई पड़ते हैं। अब तो संसद के बाहर कीर्तन स्टाइल प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्ष की जेपीसी वाली धुन में नया बदलाव ये था कि अब जेपीसी जांच की आवाज उठाने सोनिया गांधी भी पहुंची थी। यहाँ पे आप देखिए कि पूरा विपक्ष डीएमके, आरजेडी, जेडीयू से लेके शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, ये सब जो दल हैं वो आए हैं। इस प्रोटेस्ट में ढपलियां बजाई जा रही है और जेपीसी की मांग की जा रही है। यहाँ पे नया विवाद ये भी हो गया कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद टीवी की आवाज बंद हो गई। प्रसारण की तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल, पता नहीं। संसद में तब सोनिया गांधी से लेकर राजनाथ सिंह तक सारे नेता बैठे थे, लेकिन कार्यवाही की आवाज का प्रसारण नहीं हो रहा था। इसके बाद संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस ने संसद की आवाज दबाने का ऐतराज जता दिया। अगर सदन की कार्रवाई चल रही हो और माइक बंद हो और वो कार्रवाई देश तक ना जा रही हो, सदन में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि सदन की कार्रवाई को सेंसर किया जा रहा है। संसद की आवाज को सेंसर करने की बात तो दूर, संसद की कार्यवाही ही नहीं चल रही। 17 मार्च को लोकसभा में 21 मिनट की कार्यवाही चली, राज्यसभा में भी 21 मिनट की कार्यवाही चली। 16 मार्च को लोकसभा में कुल 4 मिनट, राज्यसभा में 7 मिनट की कार्यवाही चली। 15 मार्च को लोकसभा में 17 मिनट, राज्यसभा में 22 मिनट की कार्यवाही चली। 14 मार्च को लोकसभा में 12 मिनट और राज्यसभा में 88 मिनट की कार्यवाही चली। और 13 मार्च को लोकसभा में 20 मिनट और राज्यसभा में 39 मिनट की कार्यवाही चल सकी। सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमारे संसद के सामने है। आप इस नॉन इश्यू के इस विषय के ऊपर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाने देते, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की सोच क्या है। कोई भी सरकार ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाओ। जबकि सरकार की ओर से रोज सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता तक संसद नहीं चलने देने का कारण बता रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष ने भी वही मांग दोहराई। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए विशेष समिति बनाने की मांग कर डाली है। और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए, तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। निशिकांत दुबे की मांग है कि 2005 में सवाल के बदले पैसे के कांड में जैसे विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता खत्म की थी, वैसे ही राहुल की सदस्यता खत्म की जाए। जेपीसी कायम करें और जेपीसी में जो भी सत्यता निकलेगी उसको तो सभी स्वीकार करेंगे। विपक्ष अडानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग तो कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जेपीसी की जांच में नतीजे से ज्यादा सियासत होती रही है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 70 साल में 8 बार जेपीसी का गठन किया गया। जब जब जेपीसी बनी है तब सत्तारूढ़ दल हारा है। मसलन 1987 में बोफोर्स मसले पर जेपीसी बनी, 1989 में कांग्रेस हार गई, 1992 में बैंकिंग लेन देन पर जेपीसी बनी, 1996 में कांग्रेस हार गई, 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मसले पर जेपीसी बनी, सत्तारूढ़ अटल सरकार 2004 में हार गई, 2011 में 2G घोटाले पर जेपीसी बनी, 2013 में चॉपर घोटाले पर जेपीसी बनी और 2014 में कांग्रेस हार गई। ऐसे में कांग्रेस को 2 उम्मीदें लगती हैं। एक तो ये कि अडानी मसले पर जेपीसी बनी तो सरकार के भेद खोलेगी, दूसरे जेपीसी में किसी को भी समन करके सियासी माइलेज लिया जा सकेगा, क्योंकि जेपीसी में दरअसल संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अधिकतम 30 से 31 सदस्य होते हैं। बहुमत वाले दल का चेयरमैन होता है।
समिति के पास जांच के दौरान किसी को भी पेश होने, दस्तावेज मांगने का अधिकार होता है और इस समिति को 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट संसद में पेश करना होता है। कई बार जेपीसी में क्लीन चिट मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में आरोप साबित हुए हैं और अदानी मसले पर फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए आए। आइए सुनते हैं अमित शाह ने कॉन्क्लेव में क्या कहा। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आजादी के बाद का जो शुरुआती समय था, उसके बाद पहली बार एक महीने में 70 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 3 बार पूर्ण टर्म के लिए चुनकर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते, रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 1। किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 2। और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, 3। भाई, कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है, ऐसा अगर किसी भी जांच में एजेंसी के ध्यान में आता है तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप सोच सकते हैं कि अति संवेदनशील जम्मू और कश्मीर में कोई शख्स खुद को फर्जी तरीके से पीएमओ का ऑफिसर बताए और उसे सुरक्षा कवर मिल जाए और वो ऑफिसर्स की मीटिंग भी लेने लगे, सुरक्षा बलों के साथ एलओसी तक पहुंच भी जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन को शर्मसार करने वाली एक घटना ऐसी ही सामने आई है। गुजरात के एक शख्स ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया, सुरक्षा कवर के तमाम सुविधाएं ली, कश्मीर में मस्ती करता रहा। बाद में जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपी का दावा यह है कि उस पर लगाए जा रहे सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक शख्स नजर आ रहा है, अच्छे साफ सुथरे सूट जैसे उम्दा कपड़े, आंखों पर ब्रांडेड काला चश्मा, अपने काले जूतों के साथ सफेद बर्फ को रौंदता हुआ ये आगे बढ़ता जा रहा है। एक नजर में ये किसी बड़े अफसर का गुमान भी देता है, क्योंकि आगे पीछे Z+ सिक्योरिटी नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर ये है कौन जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? नए जमाने का एकदम नया नटवर लाल, पीएमओ का अफसर बनकर उठाए प्रोटोकॉल के मजे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अफसरों के साथ की मीटिंग, गुजरात के किरण भाई पटेल की दिलचस्प कारस्तानी, बर्फ की सफेद चादर पर दिखी फरेब की काली करतूत। जी हां, ये एक फरेबी है जिसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में स्ट्रेटेजी और कैंपेन्स का एडिशनल डायरेक्टर बताया था। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी था। हजारों फॉलोअर्स में बीजेपी गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह बघेल भी हैं। पटेल ने ट्विटर पर कुछ वीडियो भी शेयर किए थे जिन्हें उसने अपनी ऑफिशियल विजिट करार दिया था।
और इन क्लिप्स में वो पैरामिलिट्री के गार्ड्स के इर्द गिर्द नजर आया था। यानी आदमी नकली, बाकी सब असली है। अपने आप को डॉक्टर किरण पटेल के नाम से सोशल मीडिया पर मौजूद एक व्यक्ति ने श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ जवानों को ये दोष दिखाई कि वो प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ऑफिस से वाबस्ता है, वहाँ पर डायरेक्टर है और कश्मीर घूमने आया है। जाहिर है कि छोटे अधिकारियों को, जो पुलिस और सुरक्षा बलों के थे, उनको काफ़ी डर लगा कि गुजरात से आया व्यक्ति है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने आप को जुड़ा हुआ बता रहा है, तो वो उसकी आओ भक्ति में लग गए। तो बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए आपको पहले इन जनाब के कारनामों से वाकिफ कराते हैं, फिर तारुफ भी करवा देंगे। इस शख्स ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर खुद को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ऑफिस में अतिरिक्त निदेशक यानी रणनीति और अभियान का अफसर बताकर वहां रुका। जाहिर है मामला पीएमओ से जुड़ा हुआ था, लिहाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन के तमाम आला अफसर उसकी जी हुजूरी में लग गए और पूरे 10 दिन तक उसकी आओ भगत करते रहे। इसने भी 10 दिन तक उन तमाम सुखों को जमकर लूटा जो एक पीएमओ के अफसर को मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जनाब होटल ललित के कमरा नंबर 1107 में रह रहे थे। उसने मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में स्थित दूध पथरी समेत कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पटेल के साथ एसडीएम रैंक का एक अधिकारी भी था। जम्मू कश्मीर के तमाम आला अफसरों के साथ मीटिंग की, बॉर्डर के इलाकों में विकास के कार्यक्रमों का जायजा लिया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ राज्य के तमाम अफसरों से मुलाकात की, राज्य में केंद्र की तरफ से किए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया, पूरी Z+ सुरक्षा के साथ टूरिस्ट स्पॉट्स का दौरा भी किया। शातिर इस ठग ने सेल्फीज बनाई, वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर करने लगा ताकि वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से दोष जमाए। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब पूछताछ की कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, तो पता चला कि वो कोई पीएमओ अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है और उसी बीच उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जनाब का तारुफ भी हो जाए। असल में जब 10 रोज पहले इनकी असलियत सामने आई तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का सारा अमला सन्न रह गया। पहचान जगदीश पटेल के पुत्र किरण पटेल के रूप में हुई और ये इनका असली नाम है। पेशा फरेब का जाल बिछाना। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरे 10 दिन ऐश करने के बाद आखिरकार इनके पाप का घड़ा ऐसा फूटा कि सीधे काल कोठरी में जाकर ही इन्हें सांस मिली। दरअसल जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इनकी असलियत का पता चला तो उसने बड़ी ही सफाई से इनके इर्द गिर्द पहले पूरा शिकंजा फैलाया, फिर 10 रोज पहले गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट किए गए किरण पटेल ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। किरण पटेल पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी का सहारा लेकर लोगों को ठगा, इसलिए उसके खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। सुनील जी भट्ट, श्रीनगर, आज तक। राजनीति और अपराध की खबरों के बीच अच्छी खबरें अक्सर ही दब जाती हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से आई एक ऐसी ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली खबर जिसे देखकर आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। गुजरात बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन कच्छ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे गुजरात में खूब हो रही है। वहीं वडोदरा का एक युवक भी मशहूर हो रहा है। स्क्रीन पर हैं वो 2 तस्वीरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली तस्वीर उस दयालु इंस्पेक्टर की है जिसने एक छात्रा को सही समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाकर उसका एक कीमती साल बर्बाद होने से बचा लिया। दूसरी तस्वीर उस नेक दिल युवक की है जो जरूरतमंद बच्चों को अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाता है। पहले हम कच्छ की उस बेटी निशा जयंती भाई सवानी की कहानी बताते हैं जिसे उसके पिता उस परीक्षा केंद्र पर छोड़कर चले गए थे जो निशा का परीक्षा केंद्र था ही नहीं। परीक्षा का समय करीब आ रहा था और निशा का परीक्षा केंद्र 20 किलोमीटर दूर था। मुश्किल की इस घड़ी में इंस्पेक्टर उसकी मदद के लिए देवदूत बनकर आए। परीक्षा केंद्र पर तैनात इस पुलिस इंस्पेक्टर की नजर निशा पर पड़ी।
इंस्पेक्टर ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़की परीक्षा देने गलत केंद्र पर आ गई है और उसका सही परीक्षा केंद्र 20 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर ने बिना देरी किए छात्रा की मदद करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर ने वहां से 20 किलोमीटर की दूरी अपनी गाड़ी से अगले 15 मिनट में तय करके लड़की को उसके सही परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने छात्रा को सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए सरकारी गाड़ी और लाइट के साथ हूटर का प्रयोग किया। ऐसे में छात्रा का 1 साल खराब होने से बच गया। बच्ची के लिए मसीहा बने पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान भुज ए डिवीजन के पीआई जेबी धोला के तौर पर हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर के छात्रा की मदद करने की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्विटर पर हैट्स ऑफ लिखकर पुलिस वाले की तारीफ की। अब कच्छ से वडोदरा चलिए, जहां बोर्ड एग्जाम के दौरान जरूरतमंदों के लिए अनोखा प्रयास शुरू हुआ है। घर से एग्जाम सेंटर तक ट्रांसपोर्ट की फ्री सेवा एक युवक ने शुरू की है, जो अपनी कार से छात्रों को मदद दे रहा है। ये मैंने सेवा बोर्ड के जो विद्यार्थी है 10वें और 12वें की जो एग्ज़ाम बोर्ड की है, वो सेवा मैंने 2022 में स्टार्ट की थी। वो मेरा प्रथम साल था और ये मेरा दूसरा साल है आज। प्रथम साल में मैंने जब बच्चे को घर पे जाके सबकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह देखा मैंने, तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज से कि कोरोना की वजह से सबकी किसी की भी जॉब भी चली गई है और आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है। तो ये सब सोच के मैंने ये सेवा का प्रारंभ किया मैंने। इस मददगार का नाम है शैलेश रजनीकांत महीसूरी, जिनका पेशे से बिजनेस है सेकंड हैंड 2 व्हीलर खरीदने और बेचने का। लेकिन बोर्ड एग्जाम के दिनों में ये जरूरतमंद बच्चों को उनके घर से रिसीव कर एग्जाम सेंटर पहुंचाते हैं, ताकि परीक्षा केंद्र पहुंचने में उन्हें देरी ना हो। बच्चे भी शैलेश रजनीकांत के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को इधर से उधर स्कूल जाके वो करते हैं, इसलिए। तो उन्हें बोला कि 9 बजे आप अपने बच्चे को तैयार करके रखना। फिर हमारे घर आए, फिर उनको सब समझाया कि बच्चे को कि तुम अच्छी तरह से पढ़ना, कुछ टेंशन मत लेना। फिर वो लेके गए। जब बच्चे बोर्ड परीक्षा की वजह से खासे दबाव में होते हैं, ऐसे समय में किसी की नेक दिली इन बच्चों के मन में भी एक बेहतर इंसान बनने का हौसला जरूर भरती है। कच्छ से कौशिक कंटेचा और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। भगवान के प्रति अंबानी परिवार का श्रद्धा भाव, उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। फिर चाहे खुद मुकेश अंबानी हो, उनकी पत्नी नीता अंबानी हो या फिर उनके बच्चे हो। जामनगर में अनंत अंबानी अचानक से बाला हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, मत्था टेका। देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने और अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद अंबानी परिवार के वारिस अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने भगवान से हमेशा जुड़े रहे हैं। बुधवार को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अचानक जामनगर के बाला हनुमान मंदिर पहुंच गए। अनंत अंबानी के अचानक आने से यहाँ उन्हें देखने वालों की भी भीड़ लग गई। मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए। अनंत अंबानी ने यहाँ विश्व प्रसिद्ध बाला हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद श्री बाला हनुमान संकीर्तन समिति की ओर से अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। फिर मंदिर प्रशासन ने अनंत अंबानी को श्री बालाजी हनुमान जी की तस्वीर भेंट के तौर पर दी। अनंत अंबानी इसके बाद पूरे मंदिर परिसर में घूमे। वहाँ स्थापित अन्य भगवानों और देवी देवताओं की मूर्तियों के उन्होंने दर्शन किए और बाद में अपनी गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ वहाँ से रवाना हो गए।